गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट। ये आपकी क्लास 7 साइंस की सीरीज चल रही है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट के बारे में। अब मेजरमेंट हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही यूज़फुल है। कैसे यूज़फुल है? तो वो ऐसे कि जब भी हम शॉप में जाते हैं, प्लेग्राउंड में जाते हैं, या फिर मान लो मार्केट जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो हम क्या बोलते हैं? अगर हमें मम्मी बोली कि टमाटर लेके आना, तो हम शॉपकीपर से क्या बोलते हैं? भैया 1 किलो टमाटर दे दो। तो वो जो केजी होता है ना, केजी ही क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। मतलब अगर किसी भी चीज़ को हमें तौलना है तो उसके लिए हम एक यूनिट यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं केजी। पर हमेशा ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं रहता, है ना। जैसे हो सकता है वो 2-3 ग्राम, अगर हम बोले कि 1 केजी टमाटर दो, तो 1 केजी में कितने ग्राम होंगे? 1000 ग्राम। तो हो सकता है जब वो मेज़र कर रहे हैं उसको, तो 4-5 ग्राम एक्स्ट्रा हो जाए, है ना। तो वो हमेशा एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होते। अगर हमको एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट करना है तो हमको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की यूज़ करनी पड़ती है। अब ये स्पेशल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो सकते हैं? तो फॉर एग्जांपल, अगर हमें लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेज़र करना है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? स्केल या फिर टेप का। ये देखो, आप ये वाला टेप देख सकते हो। अगर हम कपड़ा लेने जाते हैं, 2 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा, तो वो शॉपकीपर किससे मेज़र करके देता है? इस टेप से मेज़र करके देता है ना। वैसे ही अगर हमको कोई मास का मेजरमेंट करना है, तो मास के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फिजिकल बैलेंस। ये देखो, ये वाला जो पिक्चर है ये है फिजिकल बैलेंस, ठीक है। इस साइड में हम वो जो बाट रहता है ना, 1 किलो का, 2 किलो का, वो रखते हैं, और इस साइड जो भी सामान को तौलना है उसको रखते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए हम हमेशा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। ये क्या है? डायरेक्ट मेथड है मेजरमेंट का। पर ऐसा कभी कभी होता है कि जैसे मान लो आपको थिकनेस ऑफ अ पेज मेजर करना है, मतलब आपके बुक है जो, वो कितना चौड़ा है, एक पेज उसका कितना चौड़ा है, ये पता करना है। तो क्या करेंगे? वो तो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है। ऐसे ही 2 इनडायरेक्ट मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में हम एक कॉइन के थिकनेस को मेजर करने वाले हैं। मान लो हमारे पास 1 रुपीज़ का 10 कॉइन्स है, ठीक है, इंटू 10। अब हमको क्या चाहिए? 1 रुपये के कॉइन का थिकनेस कितना है ये पता करना है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली तो इसको मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बहुत ही छोटा रहता है, और इस मीटर स्केल में तो वो मेज़र हो ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 10 ले, मतलब 1 रुपीज़ का कॉइन 10 ठोक लेंगे। 10 ठोक 1 रुपीज़ का कॉइन, ठीक है। 1 2 3 ऐसा बहुत सारा 10 ठोक लेंगे। उसको क्या करेंगे? एक स्केल के ऊपर रख देंगे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, स्केल के ऊपर रख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? फर्स्ट जहाँ पे वो फर्स्ट वाला कॉइन जिस नंबर पे आ रहा है उसको नोट कर लेंगे। जैसे इसमें किस में आ रहा है? 1 में आ रहा है, ठीक है, तो 1 नोट कर लिए। फिर देखेंगे कि लास्ट वाला कॉइन कौन से नंबर पे आ रहा है, तो कहाँ पे आ रहा है? 2.5 में आ रहा है, ठीक है। तो 1 2.5। अब क्या करेंगे? ये तो पूरे 10 कॉइन का थिकनेस हुआ, तो इसको क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो एक कॉइन का थिकनेस यहाँ से पता चल जाएगा। अब 1 तो छोटा है, 2.5 तो बड़ा है, इसको तो डिवाइड माइनस कर ही नहीं सकते, नेगेटिव में नंबर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 2.5 से 1 को डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा? 2.5 माइनस 1 क्या आएगा? 1.5। डिवाइडेड बाय कितना था? 10। अब 1.5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? जब भी हमें नीचे में 10 या 100 या 1000 रहता है तो क्या होता है? ये जो पॉइंट रहता है वो एक प्लेस आगे खिसक जाता है ना। तो 10 है तो एक प्लेस आगे। अगर यहीं पे 100 रहता तो क्या होता? यहाँ पे 2 प्लेस आगे चल देता वो, ठीक है। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा? 0.15। मतलब 1 रुपये कॉइन का थिकनेस कितना है? 0.15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करके थिकनेस ऑफ अ कॉइन निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वाला देखेंगे। देखो यहाँ पे एक चार्ट दिया, एक टेबल दिया गया है, सेम वही चीज़ है। नंबर ऑफ कॉइन कितना लिए थे? 10, है ना। फर्स्ट रीडिंग कितने में था? 1 में था। सेकेंड रीडिंग मतलब सेकेंड एंड में जो लास्ट वाला कॉइन रखा था ना, वो कितने में आ रहा था? 2.5 में आ रहा था, ठीक है। तो थिकनेस क्या हुआ? 2.5 माइनस 1 कितना होगा? 1.5, ठीक है। अब थिकनेस ऑफ 1 कॉइन, ये तो पूरा 10 कॉइन का थिकनेस है ना। तो 1 कॉइन का थिकनेस क्या होगा? 1.5
डिवाइडेड बाय 10। तो कितना आंसर आएगा? 0.15। ठीक है। अब सेकेंड एक्टिविटी में हमें क्या बोला है कि एक पीस ऑफ वायर लेना है, एक तार लेना है, सिलेंड्रिकल पेंसिल लेना है और स्केल लेना है। अब हम इसमें क्या करेंगे? वायर का थिकनेस मेजर करेंगे। और वायर के थिकनेस को मेजर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम आगे देखते हैं। ठीक है। तो देखो, वो जो पेंसिल है उसमें वायर को लपेट लेंगे। कितने बार लपेटना है? कम से कम 20 बार। ठीक है। मान लो हम लोग 20 बार उसको लपेट लिए। ये देखो, ये जो टर्न्स है ना, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? 20। तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 20। ठीक। अब लेंथ कितना है? टोटल लेंथ तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 3 से कहाँ तक गया है? 5.6 तक गया है ना। तो लेंथ ऑफ कॉइल कितना हुआ? 5.6 माइनस 3 कितना होगा? 2.6। ठीक है। तो थिकनेस ऑफ वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? 2.6 जो भी डिफरेंस आया है उसको नंबर ऑफ टर्न से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? 20 थे। तो 20 से इसको डिवाइड कर देंगे। फिर ये डिवाइड करने में कितना आएगा? 0.26 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 0.13। तो 0.13 क्या है? थिकनेस ऑफ द वायर है। ठीक है। ऐसे ही हम लोग नंबर 30 टर्न करके भी देखेंगे, 40 टर्न करके भी देखेंगे। फिर जो एवरेज थिकनेस होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है। चलिए, तो अब हम करेंगे थर्ड एक्टिविटी। ये भी इजी है पिछले 2 एक्टिविटी जैसे। इसमें क्या करना है? हमको एक बॉल का डायामीटर फाइंड करना है। डायामीटर क्या होता है? ये वाला लाइन। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? डायामीटर। और डायामीटर का आधा क्या होता है? रेडियस। ठीक है। रेडियस को किससे डिनोट करते हैं? आर से। और डायामीटर को डी से। ठीक। तो डायामीटर फाइंड करने के लिए सेम प्रोसेस अपनाएंगे। फर्स्ट ये बॉल कहाँ पे रखा है? ये फर्स्ट वाला कौन सा है? 2। और सेकेंड वाला क्या है? 4.123। ठीक है। मतलब 4.3 माइनस 2.0 कितना आएगा? 2.3। तो क्या आ गया? डायमीटर 2.3। डायमीटर क्या होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है ना। तो उसको हम लोग इस वुडन ब्लॉक्स के हेल्प से नाप दिए। तो कितना आ गया? 2.3। ठीक है। देखो, इसके लिए भी टेबल है। फर्स्ट सरफेस मतलब वो वुडन ब्लॉक का लास्ट वाला एंड कहाँ तक था? देखो कैसे करना है। ये फर्स्ट ब्लॉक है ना। तो फर्स्ट ब्लॉक का लास्ट वाला एंड कहाँ पे आया है? 2 में आया है। ये सेकंड ब्लॉक है। सेकंड ब्लॉक का फर्स्ट वाला एंड कहाँ पे आया है? 4.3 पे आया है। तो 4.3 माइनस 2.0। ठीक है ना। तो इसको हम लोग उस टेबल में फिल कर देंगे। कैसे फिल करेंगे? ये देखो, फर्स्ट सरफेस 4.3, सेकेंड सरफेस 2.0। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2.0 कितना होगा? 2.3। ठीक है। तो एवरेज डायमीटर भी क्या होगा? 2.3। ऐसे ही जो इन्फेंट्स होते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, उसका अगर हाइट मेजर करना है तो इसी मेथड का यूज़ करते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट। ठीक है। अब हम देखने वाले हैं एरिया कैसे मेजर करते हैं। ठीक। एरिया क्या होता है? जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, वेयर ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, है ना। मान लो ये एक स्क्वायर है। ठीक। इसका लेंथ है ए और इसका ब्रेड भी क्या है? ए। ठीक है। स्क्वायर का तो सब साइड इक्वल होता है ना। तो एरिया क्या होगा? इसके अंदर जितने भी एरिया हैं, ठीक है, ये होता है एरिया, इसके अंदर का भाग, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर। ठीक। तो अब यही हम लोग मेजर करना सीखेंगे। ठीक है। अब आपके बुक में एक मैप दिया है जिसमें हमसे पूछा है कि सलमा, किरण और श्यामू का प्लॉट दिया है। इसमें से लार्जर या स्मॉलर प्लॉट किसका है? ये हम ऐसे देख के तो नहीं बता सकते। इसको क्या करना पड़ेगा? हमको मेज़र करना पड़ेगा। अब मेज़र करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर स्क्वायर या रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब जितना बड़ा हम स्क्वायर या रेक्टेंगल ड्रॉ कर पाएंगे उतना ही बड़ा उनका एरिया होगा। ठीक है। मतलब larger the square or rectangle made on any field on a paper, more it's the surface it will cover। मतलब जितना बड़ा स्क्वायर या रेक्टेंगल बनेगा उतना ही बड़ा वो सरफेस कवर कर पाएगा और उतना ही बड़ा उसका एरिया रहेगा। ठीक है। एरिया क्या होता है? मतलब
surface covered by an object is called its area. ठीक है। अब एरिया का ऐसा यूनिट क्या है, मतलब एरिया को हम किससे नापते हैं, तो उसका ऐसा यूनिट है स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका लेंथ है इधर 1 मीटर और इस साइड भी 1 मीटर, ठीक है, इधर भी 1 मीटर इधर भी 1 मीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्या है उसका ऐसा यूनिट। मान लो यही स्क्वायर सेंटीमीटर में है, 1 सेंटीमीटर इस साइड और 1 सेंटीमीटर इस साइड, तो क्या होगा उसका ऐसा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। जैसे छोटे एरिया होते हैं ना, जैसे कि टाइल्स जो हमारे घर में टाइल्स लगे रहते हैं उसका एरिया नापना हो, अगर बुक का एरिया नापना हो, फोटो फ्रेम का नापना हो, तो हम जनरली इसको किस में नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, छोटे एरियाज को हम नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में और बड़े एरिया को किस में नापते हैं मीटर स्क्वायर में। ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कितना होता है, वो उतना बड़ा होता है जितना बड़ा एक स्क्वायर होगा जिसका साइड 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब a very large surface like the area of a field is represented in acres और hectares, मतलब अगर बहुत बड़ा एरिया हो तो उसको क्या किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम, एकर्स या फिर हेक्टर में। हम लोग बोलते हैं ना हमारे दादा के पास 4 एकड़ ज़मीन था, 5 हेक्टेयर ज़मीन था, तो वो क्यों उस यूनिट का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा ज़मीन रहता है। अगर हम उसको मीटर में नापने जाए तो बहुत सारा डिजिट्स हो जाएगा, तो उसको आसान करने के लिए हम लोग एकड़ या हेक्टेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ द यूनिट ऑफ एरिया, एरिया को हम कौन कौन से यूनिट्स में नाप सकते हैं, तो सबसे पहले है 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर कितना होता है, हमको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 1 स्क्वायर मीटर कितना होगा 100 इंटू 100, मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, तो 100 इंटू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। 1 हेक्टेयर मतलब कितना होता है 100 एकर्स, और 1 डेसिमल मतलब 40 स्क्वायर मीटर्स। ऐसे ही आगे भी दिया है, इसको आप लोग को याद करना है। ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी रेगुलर शेप का एरिया फाइंड कर सकते हैं जिसमें हमको लेंथ, ब्रेथ, हाइट या फिर रेडियस प्रोवाइडेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रेक्टेंगल शेप में है, तो रेक्टेंगल शेप में है तो उसका क्या होगा लेंथ होगा और ब्रेथ होगा, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ तो दिया है हमें, तो उससे हम एरिया ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के फॉर्म में है तो क्या करेंगे उसका डायमीटर, जैसे वो बॉल था ना, तो क्या करेंगे उसका डायमीटर मेज़र करेंगे, उससे रेडियस निकालेंगे, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इस फॉर्मूला में रख के एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है। मतलब हम ऐसा कोई भी रेगुलर शेप जो जो रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल के फॉर्म में है उसका हम एरिया इजीली उसके फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब मान लो हमें कोई एक लीव दिया है, ठीक है, ये एक पत्ती, इसका एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग ग्राफ पेपर में आउटलाइन करेंगे। ठीक है। और इसके अंदर कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं वो गिनेंगे, जितने भी स्क्वायर्स आएंगे उतना स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया होगा। ठीक है। ये वाला एक्टिविटी आपके बुक में आगे दिया है तो इसको हम और डिटेल में समझेंगे। ठीक है। देखिए पहले आपके में एक चार्ट दिया है जिसमें रेक्टेंगल का, स्क्वायर का और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला दिया है। ये है क्या रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये क्या है स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, मतलब ए स्क्वायर। ठीक है। ये क्या है एक सर्कल का रेडियस दिया है आर, तो सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ये आपको बाय हार्ट करना है, इसको याद करना है। ठीक है। अब देखिए आपके बुक में एक टेबल दिया है, इसको फिल करना है। ठीक है। इसके लिए हमको एरिया का फॉर्मूला याद करना ज़रूरी है। ठीक है। तो पिछले स्लाइड में जो एरिया का फॉर्मूला दिए हैं उसको आपको बाय हार्ट कर लेना है अच्छे से। फर्स्ट क्या है कवर पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक का कवर पेज कैसा रहता है रेक्टेंगल शेप में रहता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे इसका लेंथ और इसका ब्रेथ, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। लेंथ का जैसे मान लो 15 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है मान लो 5 सेंटीमीटर। ठीक है।
तो एरिया क्या हो जाएगा उसका 15 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे और यहाँ फिल करेंगे। नेक्स्ट पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड भी कौन से शेप में रहता है, ये भी रेक्टेंगल शेप में रहता है, तो इसका भी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे। अपर सरफेस ऑफ द टेबल, ये भी रेक्टेंगल शेप का है, तो इसका भी लेंथ ब्रेथ। ठीक है, सरफेस ऑफ द बॉटम ऑफ अ बॉटल। अब देखो बॉटल किस शेप का रहता है, ऐसे रहता है ना। तो इसके बॉटम, बॉटम मतलब ये नीचे, नीचे का सरफेस कौन से शेप में है, सर्कल के शेप में है। तो इसका क्या करना है हमको, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। इसके लिए क्या चाहिए, पाई का तो वैल्यू हमको पता है 22/7, लेकिन आर का वैल्यू क्या है ये तो निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो बॉटम है इसका डायामीटर, डायामीटर क्या होता है, सर्कल के एंड्स को जो जोड़ता है, मतलब ये है डायामीटर, और रेडियस क्या होता है ये इतना, आधा, डायामीटर का आधा को बोलते हैं रेडियस। तो बॉटल का रेडियस, सरफेस का रेडियस निकालेंगे और फिर उसको फॉर्मूला में रख देंगे, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉटम। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे इरेगुलर शेप के कोई भी ऑब्जेक्ट हैं उसका एरिया कैसे निकालते हैं। क्योंकि अगर रेगुलर शेप हुआ तो उसका तो हम लोग फार्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन इरेगुलर शेप हुआ, जैसे कोई एक पत्ती का शेप हुआ, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अगर एक फूल है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ पेपर लेना है, एक लीफ लेना है, पेंसिल और स्केल लेना है। अब क्या करना है, उस उस पत्ती को क्या करना है, ग्राफ पेपर में रख देना है। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर स्क्वायर्स बनानी है। ये देखो इसमें दिया, ये एक ग्राफ पेपर है और इसमें हम लोग इस पत्ती में ये पत्ती रखे यहाँ पे और इसमें आउटलाइन कर लिए पेंसिल से। ठीक है, इसके बाद क्या किए, इसके अंदर स्क्वायर्स बनाए हैं। ठीक है, ये स्क्वायर दिख रहा है ना, एक एक स्क्वायर। ठीक है, अब जो भी स्क्वायर इस पत्ती के अंदर पूरा आ जा रहा है उसको, उसके अंदर हम लोग लिखे हैं एक्स। ठीक है, और जो भी स्क्वायर बॉर्डर में है, जिसका आधा हिस्सा बस पत्ती के अंदर आ रहा है और थोड़ा सा हिस्सा बाहर चले जा रहा है, उसमें हम लोग लिखेंगे वाई। ठीक है, एक्स मतलब क्या है, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स। वाई मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाफ और मोर देन हाफ, मतलब हाफ स्क्वायर अगर अंदर आ रहा है या फिर हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है पर वो अंदर है, तो उसको हम लोग वाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसको गिन लेंगे कितना स्क्वायर अंदर में है और कितना हाफ वाला स्क्वायर है, ये सबको गिन लेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं 33, और ये बॉर्डर में कितने स्क्वायर्स हैं 15। अब क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर क्या करना है, एक्स प्लस वाई, तो 33 + 15 कितना होगा 48। ठीक है, तो एरिया कितना हुआ है लीफ का 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखना है हमें, जो भी स्क्वायर, जैसे कि ये वाला स्क्वायर देखो, इसमें क्या है, सिर्फ थोड़ा सा ही एरिया अंदर है, बाकी आधा से ज़्यादा एरिया बाहर है, तो इस स्क्वायर को हम लोग नहीं गिनेंगे। ठीक है, वो ही स्क्वायर को गिनेंगे जिसका आधा से ज़्यादा एरिया अंदर हो। ठीक है, तो ऐसे हम इरेगुलर शेप का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हियर द एरिया ऑफ लीफ कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ग्राफ पेपर का यूज़ करके हम लोग ईजिली एरिया इरेगुलर शेप का कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये मेथड काम करता है कि नहीं ये देखने के लिए क्या करेंगे, इसी ग्राफ पेपर को हम लोग रेगुलर शेप में यूज़ करके देखेंगे। जैसे मान लो हमारे पास बॉटल का ढक्कन है, वो क्या है सर्कल शेप में रहता है, तो यहाँ पे बॉटल का ढक्कन रखेंगे और सर्कल ड्रॉ कर देंगे। फिर इसमें गिनेंगे कितने स्क्वायर अंदर आ रहे हैं कितने बाहर जा रहे हैं, तो बाहर वाले को छोड़ देंगे। फिर अंदर जितना भी स्क्वायर आया, क्या वो एरिया और हम लोग πr² से जो एरिया निकाले हैं, क्या वो दोनों एग्जैक्टली सेम है या अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा बहुत सेम है। तो अगर वो सेम हुआ तो मतलब क्या है, हम लोग को अच्छे से कैलकुलेट करना आ गया। अगर वो अलग हुआ तो हम लोग उसमें कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो में इतना ही, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।